हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को पूरा शिद्दत से देखिएगा। यह सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट नहीं है डियर फ्रेंड्स, जितने टाइप के हम सवालों को सॉल्व करेंगे उतने टाइप का आपका पूरा चैप्टर सॉल्व होता हुआ जाएगा। तो आप सभी लोग पूरा शिद्दत से अच्छे तरीके से इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको एक अलग ही एनर्जी आएगी कि हाँ सर, रीजनिंग के सवालों को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सर 3 का जो रिलेशन 30 के साथ है वही 4 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 3 को जिस प्रकार हम 30 बना सकते हैं उसी प्रकार हम 4 को क्या बना सकते हैं। तो सर 3 से हमें 30 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 को अगर हम सर जी कर दे रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई तो 10 तियां 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या है 4, 4 को भी करते हैं 10 से मल्टीप्लाई तो 10 चौके हो जाएगा 40। पर देखिए आपका 40 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो बहुत सारे मेरे भाई ने यही तरीका सोचा होगा, पर यह तरीका तो पहले ही हो गया आपका गलत। तो अब हम क्या करेंगे सर, तो आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको ढूंढना है। जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, प्राइम नंबर के बाद हम जाएंगे स्क्वायर पे, प्राइम नंबर के बाद जाएंगे स्क्वायर पे, स्क्वायर के बाद हम ढूंढेंगे क्यूब को, क्यूब के बाद ढूंढते हैं हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो आपने मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाने की कोशिश की थी ना, उससे पहले ये 4 ऑप्शन थे। तो आपको प्राइम नंबर चेक करना है। सर 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 30 नहीं है, 4 नहीं है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा, तो मतलब हमें इस संख्या का करना है क्यूब। तो चलो हम सर करते हैं क्यूब। देखो यहाँ पर 3 लिखा है, 3 का हम करते हैं क्यूब, 3 का क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 27। हमें लाना है 30, तो 27 में अगर हम 3 को ऐड कर देंगे तो 27 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसने 30 लिखा है तो सर मतलब हम 4 का भी क्यूब करेंगे। हाँ डियर फ्रेंड्स, तो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। यहाँ पर सर हमने 3 ऐड किया था, यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे, तो 3 अगर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 67, लेकिन 67 ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए हम बता रहे हैं। तो देखो ये 3 ऐड क्यों किया था, जिस संख्या का उसने क्यूब किया था वही संख्या उसने ऐड किया था। तो हमने तो 4 का क्यूब किया है तो 64 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे तो 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। बिल्कुल भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे डियर फ्रेंड्स, 1 से चाहे 1.5 घंटे लग जाएं, लेकिन हमारा समझाने का सिर्फ इतना मकसद है डियर फ्रेंड्स कि दोबारा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपसे कभी भी गलत नहीं हो, बस ये समझाने का मकसद है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15 का जो रिलेशन 125 के साथ है, 36 का जो रिलेशन 1728 के साथ है, 27 का रिलेशन क्या होगा। अगर ये आपके एग्जाम में आया तो आप हमें खुद से कमेंट करके बताओ कि आप क्या इसको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। आप बोलोगे मैक्सिमम लोग कि नहीं सर हम इसका ऐसे जवाब नहीं दे सकते हैं, पर मेरी एक छोटी सी आप बात याद रखिएगा, हमेशा आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। बात क्या है सर, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका हम स्क्वायर रूट या जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले आप उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है,
तो चलो सर करते हैं। देखो सर यहाँ पर 125 है, अगर 125 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब कर सकते हैं, 5 25 पंजे 125 हो जाएगा। अगर आप इस 1728 को लिखना चाहो तो लिख सकते हो सर 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना, 12 ब्रह्म में 144 गुणे 12 करेंगे 1728 हो जाएगा। अब आप मेरी बात याद रखिए, देखो 15 से आपको 125 नहीं बनाना है, 36 से आपको 1728 नहीं बनाना है, तब क्या बनाना है, 15 से आपको बनाना है 5, 36 से आपको बनाना है 12। सर 15 से हमें 5 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर, 15 से अगर हम 3 को 15 को 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 3 पचे हो जाएगा 15, यहाँ पर लिखा 5, उसी 5 का कर दिया क्यूब। तो मतलब सर 36 को भी करेंगे 3 से डिवाइड तब हमारा 12 आ जाएगा। लॉजिक मिल गया डियर फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पर संख्या सर 27 है, 27 को भी 3 से करेंगे डिवाइड तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 9। देखो डिवाइड करने पर जो संख्या आई थी उसका क्यूब किया था ना, तो यहाँ पर 9 है, 9 का भी करेंगे क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 नाम 81 90 हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। बस आपसे एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग इस क्लास को अगर देखने के लिए चाहते हो, देखना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरीके से इस अंदाज में आपको पूरी क्लास सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कि वाकई आपको किसी का पेड क्लास नहीं लेना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से आप सीख जाओगे। तो बस बातों को आप गहनता के साथ लीजिएगा। यदि आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर तो हम आपके लिए फुल डेडिकेशन के साथ तैयार हैं कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो और आप बिना पैसे दिए हुए बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी रीजनिंग आप सीख जाओ। तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक ही पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है। 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे सर 5 का विपरीत तो हमें निकालना है, लेकिन इसमें 5 कहीं दिया ही नहीं गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, नहीं दिया गया है तो क्या करें। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले और ज़रूरी बात याद रखिएगा, जब भी डाइस का सवाल आता है सबसे पहले और ज़रूरी बात याद रखिएगा कॉमन संख्या को, ठीक है। कॉमन संख्या, कॉमन का मतलब कोई ऐसी संख्या जो कम से कम 2 जगह पर आपको दिखाई ही दिखाई दे, 2 से ज़्यादा कितनी भी जगह पर हो पर 2 जगह आपको दिखाई दे, उसे बोलते हैं कॉमन। दूसरी बात क्या है सर कि यदि एक पासे में हम एक ही दिशा में चलना है, ये बात आप याद रखना। अगर इस पासे को मान लो पकड़ा है आपने और ऐसे आप घड़ी की दिशा में इसका क्लॉकवाइज जैसे राउंड में चल दे रहे हो, तो किसी भी अगर आप दूसरे पासे को पकड़ोगे तो उसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। ये 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ढूंढते हैं इसमें कॉमन। सर देखो अगर हम 2 पासा कोई सा लेते हैं, अगर इस 2 पासे को ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 4 3 है, यहाँ पर 1 4 2 है। सर यहाँ पर तो 1 4 मिल गया है, 1 4 मिल गया है, ठीक है। अब अगर इस 2 पासे को लेते हैं तो 1 4 2 है, 1 2 4 है। सर यहाँ पर 1 2 मिल गया, 1 2 मिल गया। तो जब भी 2 स्थितियां एक दूसरे के जब भी 2 स्थितियां आपको कॉमन दिखाई दे, जैसे देखो 1 4 मिल गया, 1 4 मिल गया, तो अगर वो 3 का विपरीत पूछता या 2 का विपरीत पूछता तो 3 का विपरीत 2 हो जाता, 2 का विपरीत 3 हो जाता। लेकिन उसने पूछा है 5 का विपरीत। तो जब भी ऐसी कोई संख्या का पूछ रहा है विपरीत और इस संख्या में दिया ही नहीं गया है तो स्टार बना के एक बात लिखिएगा, जब भी 3 पासा 4 पासा दिया जाए तो कोई सा 2 पासा हमें ऐसे लेना है जिसमें केवल एक ही संख्या कॉमन दिखाई दे, एक ही संख्या कॉमन दिखाई दे, 2 संख्याएं कॉमन ना हो, ठीक है। तो चलिए अगर देखो पहले दूसरे को लिया तब भी 1 4 कॉमन दिखाई दे रहा था, दूसरे और तीसरे को लिया तो 1 2 कॉमन दिखाई दे रहा था। तो अब क्या करना है, हमें पहले और तीसरे पासे को लेना है। तो पहले और तीसरे पासे को जब हम लेते हैं, पहले और तीसरे पासे को, तो इसमें भी क्या है सर, देखो इसमें 1
4 3 है, 1 6 2 है। कॉमन संख्या क्या दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है। तो दूसरी बात याद है ना कि जो संख्या कॉमन दिखाई देगी उसके साथ हम राउंड मेथड से चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज। 1 है इसमें तो हमने 1 के नीचे 1 लिख दिया। 1 के बाद कहाँ पहुंचे? 3 पे पहुंचे। 3 के बाद कहाँ पहुंचे? 4 पे पहुंचे। 1 के बाद हम कहाँ पहुंचे? देखो 2 पे पहुंचे। 1 के नीचे हमने 1 को लिख दिया। 1 के बाद 2 पे पहुंचे। 2 के बाद कहाँ पहुंचे? 6 पर पहुंचे। सर 4 का विपरीत अगर पूछता तो 6 हो जाता, 3 का विपरीत पूछता तो 2 हो जाता, लेकिन उसने 5 का विपरीत पूछा है। 5 तो संख्या में है ही नहीं। तो आप मेरी एक बात बताओ कि एक पासे में कितने फलक होते हैं? आप बोलोगे सर 6। लूडो आपने खेला होगा, पता होगा 6 पासे होते हैं। कौन कौन सी संख्या होती है? सर 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है। कौन सी संख्या मिस हुई है? आप बोलोगे सर 5 मिस हुई है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वो 5 का विपरीत पूछ रहा था, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पासा का सबसे अच्छे लेवल का सवाल था और पासे से जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते थे, हर एक टाइप को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं एक बढ़िया सवाल पर, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। यहाँ पर दिया गया है उपचार, स्वास्थ्य लाभ, विषाणु, लक्षण, संक्रमण। इसको क्रम से करना है कि कैसे करेंगे? तो आप ये बताओ। आपको हम ऐसे थोड़ा सा वैसे बता रहे हैं, आप ये समझो। ये आप हो, ये आपके आसपास जो है कुछ गंदगी फैली हुई है, ठीक है? कुछ गंदगी फैली हुई है, ठीक है? तो गंदगी जब फैली हुई है तो यहाँ से वायरस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? वायरस निकलेंगे, विषाणु निकलेंगे। जब वायरस विषाणु इसमें बनेंगे वो बाहर निकलेंगे, तो आप सभी लोग क्या होंगे? इससे जो है संक्रमित होंगे। पहले वायरस, जीवाणु, विषाणु यहाँ से जो है वायरस निकलेंगे, बैक्टीरिया निकलेंगे, तो आदमी जो इनके संपर्क में आएगा वो क्या होगा? वो संक्रमित होगा। संक्रमित होगा। जब संक्रमित आप हो जाओगे तो उससे जो होने वाली बीमारी है उसके आपको कुछ क्या दिखाई देंगे? लक्षण दिखाई देंगे। जब आपको बुखार, मान लो लक्षण से बुखार हो गया, तो बुखार जब हो जाएगा तब आप उसका क्या कराओगे? उपचार कराओगे, उसका इलाज कराओगे। और जब आप इलाज कराओगे तब आपका जो है स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इस कहानी को आपने समझा होगा। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसमें कौन सा फिलअप करना है? आप बोलोगे सर हमारे आसपास गंदगी फैलेगी, गंदगी से विषाणु जन्म लेंगे। जब गंदगी आसपास हो गई, विषाणु हो गए हमारे पास, तो उससे वो जब संक्रमित हमें करेंगे। जब संक्रमित हो जाएंगे तो उसके हमें लक्षण दिखाई देंगे, और जब लक्षण दिखाई देंगे उससे हम बीमार हो जाएंगे तो हम उसका उपचार कराएंगे, और जब हम उपचार कराएंगे तो उसके बाद हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमें विषाणु दिखाई देंगे 3, उसके बाद हम संक्रमित होंगे 5, उसके बाद हमें लक्षण दिखाई देंगे 4, उसके बाद हम उसका इलाज कराएंगे 1, और उसके बाद लास्ट में हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा। तो 354 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बातों बातों में समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके सामने श्रेणी का क्वेश्चन, श्रृंखला का क्वेश्चन आता है, मेरी ये 2 बातें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगी। बात पहली क्या है सर कि अगर संख्या जो दी गई है उसमें बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, संख्याएं पास पास दी गई हैं, जैसे ये 5 है, 13 है, यहीं पर 10 होता, 15 होता, 20 होता, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का हम डिफरेंस निकालकर सवाल को सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात क्या है सर, जब छोटी संख्या दी गई है, फिर उससे बड़ी,
फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब छोटे से लगातार बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो उस सवाल को एक ही बार में सॉल्व करने का तरीका बता रहे, ध्यान से समझिएगा। उसको आप या तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या तो स्क्वायर कर लीजिएगा, या तो क्यूब कर लीजिएगा। यही 3 बातें आपको करनी होती हैं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को पहचानते हैं। 5 है, 13 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क, 125, 253। संख्या छोटी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी। संख्या छोटे से लगातार बढ़ते हुए की तरफ जा रही है, मतलब मल्टीप्लाई हम जरूर चेक करते हैं। तो चलो करते हैं सर। 5 से हमें 13 बनाना है, तो 5 से 13 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करें। अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा चले जाएंगे, तो मतलब 5 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो सर 10 हो जाएगा। हमें लाना है 13, तो 10 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 से हमें 29 पे जाना है सर। 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। चलो सर 125 से 53 पर जाना है, 253 पर, तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, और उसमें जब हम 3 को जोड़ देंगे तो 253 हो जाएगा। लॉजिक आप यहाँ से सेट करो डियर फ्रेंड्स, कि मतलब जो संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 3 जोड़ देंगे तो संख्या मिल जा रही है। तो मतलब इस 29 को भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे, तो 29 दूना कितना होता है, 58 होता है, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 58 3 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। सर 61 ऑप्शन 3rd में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर आप इतना स्लो काहे पढ़ा रहे हो, आप 1 घंटे में 20 ही क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। इसलिए करा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके दिमाग जितना ही हर मेरे भाई बहन के दिमाग नहीं है ना, कि आपके जितना ही तेज दिमाग सबका नहीं है। कुछ लोग बहुत फास्ट सीखते हैं, कुछ लोग स्लो सीखते हैं। तो अपनी क्लास का सिर्फ इतना मकसद है डियर फ्रेंड्स, कि आज तक जिसको कहीं पर भी समझ में नहीं आया है, वो इस क्लास से यह कहकर ना जा पाए कि सर आपकी क्लास में समझ नहीं आया है। 1 घंटे की कीमत हमें पता है डियर फ्रेंड्स। यदि आप इस क्लास को देखते हो तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे का 1 भी मिनट हम आपका बेफिजूल का खर्च नहीं करेंगे। और जितने हम तरीके आपको बताते हैं, ये आप सिर्फ चैप्टर को सॉल्व, एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो, इतने टाइप का आपका जो है पूरा चैप्टर सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है अन्य से संबंध नहीं रखता है। मतलब क्या है सर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन है जो तीनों से अलग है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं सर। महाधमनी दिया गया है, हृदय दिया गया है, यकृत दिया गया है, आमाशय दिया गया है। सर हृदय तो हमारे शरीर का मुख्य अंग है, यकृत तो हमारे शरीर का मुख्य अंग है, आमाशय जो है हमारे शरीर का मुख्य अंग है, लेकिन ये महाधमनी जो है ये क्या है। आप बोलोगे सर महाधमनी का काम क्या होता है। महाधमनी का काम क्या होता है, इसका काम जो होता है रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। और ये महाधमनी जो होता है किसका हिस्सा होता है। आप बोलोगे सर महाधमनी जो होता है वो हृदय का हिस्सा होता है। तो ये तीनों तो हमारे जो हैं हृदय, यकृत, आमाशय, ये हमारे हो गए मुख्य अंग हो गए, मुख्य अंग हो गए। लेकिन ये महाधमनी जो है एक प्रकार से समझ लो कि हृदय का सहायक अंग है। तो ये सहायक अंग हो गए और ये हमारे मुख्य अंग हो गए। तो सबसे अलग कौन सा है। आप बोलोगे सर महाधमनी अलग है, और ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही
प्यार से आपको समझाएंगे तो ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। कुछ शॉर्टकट की बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ये मान लो आप हो, ठीक है, आप हो। जैसे वो बोला कि पिता, तो जैसे पिता आप सुनना, एक पीढ़ी ऊपर चले जाना। जैसे ही वो बोला ये आप हो माता, तो माता तो आपके एक पीढ़ी ऊपर आएंगी, ऊपर चले जाना। जैसे ही वो बोला मौसी, तो सर मौसी तो हमारी मम्मी की बहन है, एक पीढ़ी ऊपर है हमसे, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो बोलेगा दादा, तो दादा कब होंगे? दादा तो सर हमारे पिता के जो पिताजी होंगे वो ही हमारे दादाजी होंगे, ठीक है, वही हमारे दादाजी होंगे। अगर वो बोल दिया बेटा, तो बेटा तो सर हमारे बाद ही आएगा। और कुछ जरूरी वर्ड बता रहे हैं, आप समझिएगा। देखो, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है ब्लड रिलेशन का, तो इसमें आपको सॉल्व करते वक्त अगर मेल है मतलब पुरुष है तो उसको हम प्लस से दर्शा देते हैं, फीमेल है तो उसको माइनस साइन से दर्शा देते हैं फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए। अगर हम इसमें जो है इस डबल बॉन्ड से इसलिए दर्शा देते हैं कि शादी विवाह, जब किसी दो व्यक्तियों का शादी विवाह हुआ रहेगा तो उसे इस डबल बॉन्ड से दर्शा देते हैं। कि क्यों सर? अपनी सुविधा के लिए कि सवालों को हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, कह रहा है कि मनोज कपिल के पिता हैं। ये जो मनोज हैं ये कपिल के पिता हैं, कपिल के पिता हैं। तो सर कपिल के क्या है? कपिल के पिता है। तो पिता हमने बताया ऊपर चले जाना है। कौन पिता है? मनोज। ये जो मनोज है कपिल के पिता हैं। देखो, कह रहा है कि कपिल माया का इकलौता पुत्र है। ये जो कपिल है माया का इकलौता पुत्र है। ये मनोज अगर पिता हो गए तो माया कौन होगी? मनोज की पत्नी होगी, तभी इकलौता पुत्र होगा, है ना। तो ये माया हो गई, माया का ये इकलौता पुत्र हो गया कपिल, और ये इसके पिता हो गए, माया हो गई महिला, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि काव्या माया की पुत्री है। ये जो माया की पुत्री, तो पुत्री एक पीढ़ी नीचे कौन है? काव्या। काव्या जो है माया की पुत्री हैं। नेहा जो है काव्या की इकलौती पुत्री हैं। ये काव्या है, काव्या की भी एक पुत्री है, उसका नाम है नेहा, ठीक है, नेहा। अब देखो, कपिल नेहा से किस प्रकार संबंधित है? ये जो कपिल है वो नेहा का क्या लगेगा या लगेगी? आप ऐसे समझो, ये मान लो आप हो, ये आपकी मम्मी है ना, मम्मी है। और ये देखो, जब ये कपिल है ये इसका पिता, ये इसकी माँ और ये इसका बेटी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो आप ये हो, आपकी मम्मी है, मम्मी का जो भाई होगा आपका क्या लगेगा? आप बोलोगे सर वो तो हमारे मामा जी लगेंगे, मामा जी लगेंगे। मामा ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको सॉल्व करना बताएंगे। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बैठकी व्यवस्था ही ऐसा चैप्टर होता है जो आपको बहुत ज़्यादा फंसाता है कि सर कैसे बैठाएं कि एक ही बार में बैठ जाए। शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, मतलब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो चलो हम इसका बनाते हैं ग्राफ। हमने इसको बनाया 1 2 3 4 5 6 7। एक ही ग्राफ पे आप काम मत करना, 2-3 ग्राफ एक्स्ट्रा बना लेना। अभी बताएंगे क्यों। चलो बनाते हैं सर। यहाँ पर भी बना ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बना रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बना लिया। अब चलो सेट करते हैं। देखो, कह रहा है कि F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऊपर की तरफ सब मुंह किए हैं, मतलब आपका दाहिना उनका दाहिना, आपका बायां उनका बायां। तो चलो सर, F और E के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो E यहाँ पे बैठ सकता है। अब इधर से एक अंक छोड़ दे रहे हैं, तो यफ अगर यहाँ बैठा है मान लो, तो 1 2 3 ये 3 लोग यहाँ पे हो जाएंगे, ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 2 को छोड़ दिए, या देखो पहले यफ रखे थे, एक स्थान छोड़ दिए थे, फिर 2 स्थान छोड़ दिए। ये एफ जो है हमारा यहाँ पर है, ठीक है। 1 2 3 व्यक्ति हो गए, ई हमारा यहाँ बैठ गया। अब देखो,
आगे चलते हैं, कह रहा है केवल 2 व्यक्ति एफ के बाएं बैठे हैं। एफ के बाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ के बाएं यहाँ पर कोई नहीं, ये फिगर गलत हो गया। एफ के बाएं केवल 1 व्यक्ति है, ये फिगर गलत हो गया। एफ के बाएं 2 व्यक्ति बैठने चाहिए थे और यहीं पर बैठे हैं, मतलब यही फिगर हमारा सही है। देखो कह रहा है कि डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मतलब डी यहाँ पर तो नहीं बैठेगा ई के बगल में। कह रहा है कि डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो डी यहाँ नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी अगर यहाँ पर हम बैठा दे रहे हैं डी को, तो देखो ए का क्या है, दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर हम डी को यहाँ पर बैठा दे रहे हैं तो किसके दाएं है? ए के दाएं। तो ए यहाँ पे अगर बैठ गया तो पहला स्थान दूसरा स्थान, ए के दाएं डी हो गया। अब देखो कह रहा है जी बी के ठीक दाएं बैठा है, तो अब बी जी जो हमारा जी है यहाँ पर नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि एक ही स्थान है। जी जो है बी के ठीक दाएं, तो जी को हमने यहाँ पर बैठा दिया, यहाँ पर हो गया बी। बी के ठीक दाएं हमारा हो गया जी। 7 लोग थे, ए बी डी जी ई एफ, एक ही व्यक्ति मिस हो रहा है। कौन सा मिस हो रहा है? सी, तो सी यहाँ पर बैठेगा। बोल रहा है पंक्ति के ठीक बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति का सबसे बायां सिरा यही है और यहाँ पर कौन बैठा है? सी। सी ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फिगर हम इसलिए बताते हैं कि इसमें काटा पीटी आप इसमें मत मचाओ, एक ही बार में आप सीधा सटीक आंसर पाओ। हो सकता हो आपको ये लगे कि सर एक्स्ट्रा जो फिगर बनाते हैं उसमें हमारा टाइम जाएगा। नहीं डियर फ्रेंड्स, आप टाइमर लगा के चेक कर लेना। यदि आप कई फिगर पर काम कर लेते हो तो आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। और उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को बेहतरीन तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लेटर सीरीज की तरफ। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा अक्षर समूह प्रतिस्थापित करेगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। तो ये सीरीज चल रही है, तो इनका जो क्रम होगा वही क्रम आगे भी आएगा। तो ये सर ABCD के लेटर दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं, तो इनका प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए। चलो बताते हैं। देखो सर ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, देखो एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। सीरीज है तो 5 से 8 बनाया है, 8 से 11 बनाया है, तो 11 से 14 बनाएगा। तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे सर? 14, देखो 5 से 8 बनाया है प्लस 3 किया है, 8 से 11 बनाया है प्लस 3 किया है, 11 से 14 बनाया है तो प्लस 3 किया। तो मतलब 14 में भी हम क्या करेंगे? प्लस 3 को करेंगे, तो संख्या निकल कर आएगी हमारे सामने 17। 17 पे कौन सा लेटर शुरू होता है? क्यू शुरू होता है, तो जो ऑप्शन क्यू से शुरू वही राइट आंसर। सर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब अभी हम आंसर नहीं निकाल सकते। देखो यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू 24 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो 12 से 18 बनाने के लिए क्या करेंगे सर? प्लस 6 करेंगे। 18 से 24 बनाने के लिए सर प्लस 6 करेंगे। 24 से 4 बनाने के लिए सर प्लस 6 करेंगे। तो 4 से आगे जब हम जाएंगे तब भी हम प्लस 6 करेंगे, तो 4 में 6 को ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 10। 10 पे कौन सा लेटर शुरू होता है? आप बोलोगे सर जे। तो क्यू और जे से कौन सा ऑप्शन शुरू? क्यू ए है, क्यू आई है, क्यू के है, तो क्यू जे से केवल ऑप्शन आपका सेकंड शुरू है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? इसमें आप जब भी इसका आपका क्वेश्चन आता है डायरेक्शन टेस्ट का, तो 2 ही जगह होती है जहां पे आप गलती करते हो, वो बातें आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। देखो दिशा होती है हमारे सामने 4। अगर मान लो आप यहीं पर हो, आपसे हम बोले कि आप उत्तर दिशा में चले जाओ, तो आप किधर जाओगे? अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप नहीं जान पाओगे। हमेशा याद रखना, उत्तर जब भी बोलेगा तो हमें ऊपर की तरफ जाना है। जब भी हमें वो बोलेगा कि
दक्षिण की तरफ जाना है तो उत्तर के जस्ट अपोजिट चले जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ उत्तर होता है, दाएं हाथ पे हमारा जो है पूरब होता है, बाएं हाथ पे हमारा पश्चिम होता है और पीठ पीछे जो होता है हमारा दक्षिण होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो गलती कहाँ आप करते हो, मान लो देखो जैसे कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ अगर हम इससे बोलें कि ये दाहिने मुड़ गया तो आप झट से इधर मोड़ देते हो। आप ये गलती ना करो। देखो आपका मुख जो है उत्तर की तरफ है, उसका मुख जो है आपके अपोजिट है, तो अगर आपका दायां इधर है तो उसका दायां आपके लेफ्ट होगा, तो उसका दायां इस साइड होगा ना कि इस साइड होगा। ठीक है, बस इतनी बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि मोहन का घर राधा के घर से 400 मीटर उत्तर में है। मोहन का जो घर है वो राधा के घर से 400 मीटर उत्तर दिशा में कहीं पर है। तो चलो हम बनाते हैं कि मान लो ये राधा का घर है। क्या है? ये राधा का घर है। राधा के घर से 100 मीटर उत्तर, तो हमें पता चल गया है सर कि ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं तो ये हो जाता है ऊपर की तरफ हमारा उत्तर। यहाँ पर किसका घर है? मोहन का घर है, यम लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस कितने की है? टोटल 400 की डिस्टेंस है दोनों के घरों के बीच में। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि दोनों अपने अपने घरों से निकलकर उत्तर की ओर 100 मीटर चलते हैं। मोहन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से 100 मीटर वो भी उत्तर की तरफ गया, यहाँ पहुँच गया। कितना गया वो? 100 मीटर चल दिया। और ये राधा जो है ये भी यहाँ से निकलेगी तो ये भी 100 मीटर ही चलेगी। ठीक है, 100 मीटर यहाँ पर चल दी है। देखो मोहन फिर बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। मोहन यहीं पर पहुंचा था, वो बाएं मुड़ गया और कितना चल दिया है? 200 मीटर वो चल दिया, अब यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, और पुनः बाएं मुड़ता है और सीधे 350 मीटर चलता है और अपने स्कूल पहुंच जाता है। यहाँ से जब वो 350 मीटर चला, यहाँ से जब वो 350 मीटर चला तो वो अपने स्कूल पहुंच गया है। कितना दूर चला? 350 मीटर चल के वो अपने स्कूल पहुंच गया है। ठीक है, पहुंच जाता है। राधा फिर दाएं मुड़ती है और 350 मीटर सीधे चलती है। राधा यहीं पर पहुंची थी, वो 350 मीटर जो है दाहिने मुड़कर 350 मीटर चलती है, यहाँ पर पहुंच गई राधा। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, वो बाएं मुड़ गई और 50 मीटर चलकर यहाँ पर पहुंच गई। कह रहा है और अपने स्कूल पहुंच जाती, ये भी स्कूल पहुंच गई है और आपका मोहन भी स्कूल पहुंच गया है। कह रहा है कि उनके स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है ये डिस्टेंस वो पूछ रहा है। सर हमें कैसे पता? देखो ये 400 मीटर की डिस्टेंस थी, ये यहाँ तक 400 मीटर की डिस्टेंस थी। ठीक है, 400 मीटर की डिस्टेंस दूरी थी और ये 100 मीटर की, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना थी? 500 मीटर की ये कुल दूरी थी, 500 मीटर की। मोहन इस साइड नीचे की तरफ कितना है? 350 मीटर। और देखो 350 मीटर, बचा डिस्टेंस कितना था? 150 मीटर। 100 मीटर राधा पहले गई थी, फिर 50 मीटर और चली गई, 150 मीटर और चल गई, मतलब ये दोनों आपका क्या हो गया? एक सीध में आ गया। तो हमें ये एग्जैक्ट दूरी यही सीधी वाली निकालना है। तो ये बिंदु हो गया, यहाँ से मोहन कितना इस दिशा में गया है? 200, और राधा आपकी कितना गई है? 350। तो इसी को हमें जोड़ना है। अगर 350 में हम 200 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 550 मीटर हो जाएगा। मतलब राधा का घर जो है, राधा का स्कूल और मोहन का स्कूल जो है 550 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लेवल आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर हम वीडियो को स्किप कर दें, तो ये गलती आप कदाचित नहीं करना। ठीक है पार्थ, तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट जितने जन देख रहे हो शेयर करते रहिएगा। आपका एक भी मिनट बर्बाद नहीं जाएगा, ये आप मान के चलना। क्लास को आप सॉल्व
करो मेरे साथ, उसके बाद जाके सवालों को सॉल्व करो तो एक अलग ही मजा आएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन यहां पर दिया गया है, निष्कर्ष यहां पर है। कथन को देखो, कथन इतना जो ये लाइन इसने लिखा है, इस लाइन का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर उसने कह दिया, कथन में कह दिया कि जितना भी आम है वो सब एरोप्लेन है, तो कथन को आपको 100% सही मानकर चलना है। बात आप गौर से समझिएगा, जो कथन दे दिया है उसको आपको 100% सही मानकर चलना है कि हाँ पूरा आम जो है वो एरोप्लेन ही है। ठीक है, अपने आप से ये मत बोलने लग जाना कि सर आम जो है एरोप्लेन कैसे हो सकता है। अगर उसने कह दिया होता है तो मान के चलिएगा कि होता ही है। ठीक है, अब कुछ बातें आपको और बता दे, जरूरी बातें। देखो मान लो हमने लिख दिया ए, अगर ए हम बोल रहे हैं कि सभी ए बी है, तो सभी कब हो सकता है, जब इसके पूरा बाहर क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब क्या है, जब अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर रिलेशन होगा सभी का। अगर हम आपसे बोले सभी बी ए हैं, तो आप बोलोगे सर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर सभी का रिलेशन नहीं, कुछ का रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि एक गोला अगर अंदर बंद हो गया, उसके बाहर एक गोला है, अंदर से अगर बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी का रिलेशन निष्कर्ष सही हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ का निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बनाते हैं। देखो कह रहा है कि सभी बीज गमले हैं, तो गमला होगा बीज के अंदर, यही तो हम बताना चाहते थे आपको। देखो कह रहा है कि सभी गमला जो है वो क्या है, बीज है। सभी सॉरी डियर, सभी बीज क्या है, गमला है। सभी बीज क्या है, आपका गमला है, तो इसको हमने बना दिया कि सभी बीज क्या है, हमारा गमला है। कह रहा है कुछ पत्तियां फूल हैं, तो अभी तो यहाँ पर गमला बीज है, फूल का कोई रिलेशन नहीं है, तो नहीं बनाएंगे, छोड़ो। कह रहा है कोई फूल बीज नहीं है, कोई भी, ये बीज है ना, कोई फूल, तो हमने मान लो यहाँ पर अगर रख दिया फूल, यहाँ पर रख दिया फूल, कोई भी फूल, एक भी फूल जो है वो क्या है, बीज नहीं है। तो अब देखो दूसरी कथन को फिर से पढ़ते हैं। कुछ पत्तियां फूल हैं, यहाँ पर फूल है, कुछ पत्ती जो है वो भी फूल है, ये क्या है, पत्ती है। कुछ पत्ती क्या है, फूल है। कितना पत्ती फूल है, सर जितना टचिंग में है वही उतना पत्ती क्या है, फूल है। अब इसी कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष पे चलना है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ बीज पत्तियां हैं, सर बीज यहाँ पर है, पत्ती यहाँ पर है, गोला टचिंग में है या नहीं है। आप बोलोगे सर गोला टचिंग में नहीं है, जब नहीं है तो निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है कोई गमला फूल नहीं है, कोई गमला फूल नहीं है, सर गमला यहाँ है, फूल यहाँ है, गोला टचिंग में नहीं है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। मतलब ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष दो। ऐसा ऑप्शन आपको सेकंड में दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों आपके असत्य हो जाएंगे, अनुसरण नहीं करेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का। कैलेंडर का क्वेश्चन कोड याद करने में आपको दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, हमें पता है। ठीक है, तो कैलेंडर पर डेडिकेटली हमने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको नीचे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। या रीजनिंग प्लेलिस्ट, रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट का हमने फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से हर एक चैप्टर आप कवर करते रहिए और आके यहाँ पे हमसे आप प्रैक्टिस करते रहिए और 100 में 100 नंबर आप रीजनिंग में लाते रहिए। ठीक है, चलिए देखो अब बताते हैं। सर कह रहा है कि यदि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, अभी ये नहीं पता हमें कि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था या नहीं है, वो बोल रहा है कि यदि था तो 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है,
तो अभी हमें ये जानना पड़ेगा कि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार ही था या कोई और दिन था। तो क्या चीज़, 5 चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले दिन, तो कौन सी तारीख है, तो तारीख हम लिखते हैं 31। दिन हो गया, माह, देखो यहाँ पर दिसंबर है तो दिसंबर का कोड आपको ऐसे बता रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। सितंबर और दिसंबर का कोड होता है 5, तो दिन हो गया, माह हो गया। अब उसके बाद क्या है, दिन हो गया, माह हो गया। वर्ष लिखते हैं, वर्ष कितना है, 2003 में 3 हमने लिख दिया, दिन माह वर्ष हो गया। लीप वर्ष, लीप वर्ष चेक करते हैं 4 से डिवाइड करके, तो 4 से अगर संख्या 3 छोटी है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0, ठीक है, लिख देते हैं 0। तो दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। अब सदी का कोड निकालते हैं। देखो अगर ये 3 हट गया तो ये आ गया आपके सामने 2000। 2000 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। जब पूरा पूरा कट गया इसका मतलब क्या होगा, वो वर्ष क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो 2000 लीप वर्ष है, 2000 लीप वर्ष है। कोड याद कर लीजिएगा, उसका कोड, शताब्दी का कोड 6420। अगर आपका 00 आता है या संख्या 2000 के बाद है, 2003, 2005, 2006, तो हमेशा याद रखिएगा उसका शताब्दी का कोड 6 ही होता है। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है सर, अब शताब्दी का कोड हमने लिख दिया 6। अब क्या करेंगे, इसको सबको ऐड कर लो। तो 31 5 36, 36 3 आपका कितना हो जाएगा, 39, 39 से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 छंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। 3 पे आपका कौन सा दिन होता है, आप बोलोगे सर बुधवार ही होता है, और उसने लिखा क्या है, बुधवार ही लिखा है। इसका मतलब क्या है कि 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था, हमें डायरेक्ट इसका डेट निकाल देना है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं उसी प्रकार दिन माह वर्ष, है ना, 5 ही चीजें लिखते हैं। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, उसके बाद आपका सदी का कोड हो गया और लीप वर्ष हो गया। ठीक है, तो दिन लिखते हैं, कौन सा दिन है, 7 मार्च, 7 हमने लिख दिया। माह का कोड आप याद रखो, सितंबर दिसंबर का कोड 5 होता है। फरवरी मार्च नवंबर का कोड 3 होता है। ठीक है, फरवरी मार्च नवंबर का कोड क्या होता है, 3 होता है। वर्ष कौन सा है सर, 2005 की बात कर रहा है, 5 हमने लिख दिया। अब शताब्दी का कोड सर 2000 के बाद है तो हमने 6 ही लिख दिया। ठीक है, 6 ही लिख दिया। लीप वर्ष 5 है तो 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो भागफल 1 आएगा, 1 लिख दिया। अब आपको सिंपल सा इसको ऐड करना है, 7 3 10 5 15, 15 6 21, 21 एक कितना हो जाएगा, 22। 22 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 त्रिके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 1। और जब शेषफल 1 आता है तो आपका दिन कौन सा होता है, सोमवार हो जाएगा। सोमवार ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि यदि ए प्लस को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है और डी भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। जहां पर बी है वो जो बी का चिन्ह कह रहा है उसे लिखना है, सी जो कह रहा है उसका चिन्ह लिखना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं। देखो सर कह रहा है यहाँ पर बी है तो बी को क्या दर्शाता है, गुणा, तो हमने कर दिया गुणा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, गुणा। सी है, सी को क्या दर्शा रहा है, सी को दर्शा रहा है माइनस, तो मतलब जहाँ सी है उसे हमें माइनस कर देना है। डी जो है भाग को दर्शाता है तो डी को हमने कर दिया भाग। ए जो है किसको दर्शाता है, प्लस को, तो हमने प्लस कर दिया। अब जब भी आपके सामने गुणा जोड़ घटाओ गुणा भाग सब एक साथ सारे चिन्ह आ जाएं तब आपको लगाना है बॉडमॉस का रूल, बॉडमॉस का रूल लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है, अगर ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो डिवाइड सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, एडिशन सॉल्व करना है, उसके बाद लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। अगर 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने 4। ठीक है, अब ये हो गया संख्या 22 गुणे 13 माइनस 4 और प्लस हो गया आपके सामने 42। ठीक है, अब आप 13 को जो है
22 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 268, ठीक है, 288 हो जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26, ओ सॉरी डियर, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 के 6 कैरी 2 आ गया, 13 दूना 26 2, 286 हो जाएगा। अब आप जो है -4 इससे कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, -4 + 82। अब आप जब इस सब को टोटल ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 324 आएगी, ठीक है। देखो 286 में अब 42 को जोड़ दो, फिर 4 माइनस कर दो तो आपके सामने संख्या निकल कर आएगी 324। 324 ऑप्शन फर्स्ट में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एनालॉजी का, कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इसका कहने का मतलब क्या है कि टेबल को जिस प्रकार उसने FNEEY, क्राउन को जिस प्रकार उसने OIRVH लिखा है तो ब्यूटी को हम क्या लिख सकते हैं। लेटर का प्लेस वैल्यू बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, लिखते हुए चलिएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आपको। देखो यहाँ पर टी है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, यल का 12 होता है, ई का 5 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, यन का आपका 14 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, वाई का 25 होता है, ठीक है। उसने लिखा कैसे है, 20 से अगर हमें 6 बनाना है तो 14 माइनस करेंगे। चलो इसका भी इसी साथ लिख देते हैं। सी का प्लेस वैल्यू 3 हो गया, 18 हो गया, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, यन का 14 हो गया। लिखा उसने कितना है, ओ का 15, वाई का कितना हो जाएगा 25, आर का हो जाएगा 18, भी का हो जाएगा 22, एच का हो जाएगा 8। देखो अगर 20 से हमें 6 बनाना है तो 14 माइनस करेंगे, 3 से हमें 15 बनाना है तो 12 प्लस करेंगे। तो मतलब ये डायरेक्ट वाला तो नहीं लिखा गया है, तो जब आगे से आपको रिलेशन नहीं दिखाई देगा तो आप पीछे से रिलेशन बनाना, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम 5 को 6 बना दें तो +1 कर देंगे, 12 से 14 बना दें तो +2 कर देंगे, 2 से 5 बना दें +3 कर देंगे, 1 से 5 बना दें +4 कर देंगे, 20 से 25 बनाएंगे +5 करेंगे। मतलब अगर पीछे से 14 से हम 15 पे आएंगे 1 जोड़ेंगे, 23 से 25 पे आएंगे 2 जोड़ेंगे, 15 से 18 पे जाएंगे 3 जोड़ेंगे, 18 से 22 पे जाएंगे 4 जोड़ेंगे, 3 से 8 पे जाएंगे तो 5 जोड़ेंगे। मतलब पीछे से जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे एक एक संख्या एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें करना है ब्यूटी के साथ। देखो बी का हमारा 2 होता है, ई का हमारा 5 होता है, ए का हमारा 1 होता है, यू का हमारा 21 होता है, टी का हमारा 20 होता है, वाई का हमारा 25 होता है। तो 25 से आगे आएंगे तो लिखेंगे कितना, कितना लिखेंगे 26। 26 पे कौन सा लेटर आता है जेड। अब 20 से पीछे से आगे आएंगे तो 20 से में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 20 2 कितना हो जाएगा 22। 22 पे कौन सा लेटर आता है भी। अब 2 को जोड़ने के बाद हम 21 में कितना जोड़ेंगे 3, 21 3 24। 24 पे कौन सा लेटर आता है एक्स। 1 में कितना जोड़ेंगे 4, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 5 पे कौन सा लेटर आता है ई। अब यहाँ पर देखो 5 है, 5 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ा 2 3 4 5 जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे 10। 10 पे कौन सा लेटर आता है जेड। यहाँ पर 2 है, 2 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 8। 8 पे कौन सा लेटर आता है एच आता है। तो आपके सामने जेड भी XEHJ ऑप्शन 3rd में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित युग में शब्द संबंधित हैं। हाइग्रोमीटर का जो रिलेशन आर्द्रता के साथ है ऐसा ही ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सर आर्द्रता का हाइग्रोमीटर से क्या संबंध है। सर आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता को मापने का कार्य जो होता है वो हाइग्रोमीटर से किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर मात्रक को दिया गया है, तो थर्मामीटर है सर। थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं? हम तापमान को मापते हैं, लेकिन उसने रक्तचाप दिया है, मतलब पहला तो सही नहीं होगा। यहाँ पर दिया है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से हम हवा को मापते हैं, हवा की गति को। एनेमोमीटर से हवा की गति को मापते हैं, उसने यहाँ पर करंट दिया है, मतलब ये सेकंड वाला भी सही नहीं होगा। यहाँ पर दिया है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम क्या मापते हैं? बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसने तो ताप लिखा है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन फोर्थ ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर दिया गया है, और एमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा को मापने का कार्य किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो कह रहा है कि किसी भाषा में ट्रिएंगल को उसने लिखा है VTKPING के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रेक्टेंगल को कैसे लिखा जाएगा? तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। देखो अब आप ऐसे समझो, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? आप ऐसे समझो, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, उसने लिखा है उसको भी मतलब 22, तो 20 में क्या किया है? 2 को ऐड कर दिया है, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर है, 18 को टी 20, हर एक संख्या में उसने क्या किया है? देखो TVRTIKAC, हर एक संख्या में 2 प्लस किया है, तो आप भी प्लस कर दो। आर का 18 होता है, 2 जोड़ोगे 20, 20 पे टी आता है। ई का 5, 2 जोड़ोगे 7, 7 पे कौन सा आता है? जी आता है। ई सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 2 जोड़ोगे 5, 5 पे कौन सा लेटर आता है? ई आता है। यहाँ पर टी है, टी पे होता है 20, 2 जोड़ोगे 22 हो जाएगा। ए में 2 जोड़ोगे सी हो जाएगा। यन 14 है, 14 में 2 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। ठीक है, यल है, यल 12 होता है, 2 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, यन हो जाएगा। ई है, ई में 2 जोड़ोगे 5 है ना, ई का 5 होता है, 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। 7 पे कौन सा लेटर? जी आता है। तो TGEVC, TEGVC, PNG, कोई लेटर मिस हो गया है? देखो यहाँ पर जी था, जी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो TGEVC, अब मिलाते हैं। देखो TEG, यहाँ पर भी है, CPING है, PING क्या है? TGEV है ना, तो ऑप्शन थर्ड में है, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने, सॉरी डियर, क्या किया है कि जो लेटर है उसमें +2 करके लिख दिया है। ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये ब्लड रिलेशन का सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर आता है ऐसा प्रश्न, और इसको बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, आपको इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, फिर दोबारा कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन समझना आप ध्यानपूर्वक। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कोड में यदि Q + R का अर्थ है R Q की इकलौती संतान का पिता है, Q @ का अर्थ है R Q की माता है, Q माइनस, ये देखो माइनस नहीं है, यहाँ पर डिवाइड है ना, ये क्या है? डिवाइड है। Q डिवाइड R का अर्थ है, Q भागे R का अर्थ है कि Q R की बहन है, Q % R का अर्थ है Q R का पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये साइन दिखाया गया इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है, फिर हमें ग्राफ में इसका रिलेशन बताना है। तो चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? @ दिया गया है, इसका मतलब क्या है? @ इसमें ढूंढो, @ यहाँ पर है। R जो है Q की माता है, यहाँ पर QR दिया गया था, ध्यान से समझना, नहीं गलत करोगे। QR दिया गया था, ये RQ पूछ रहा है, क्या? RQ मतलब पीछे वाला जो है वो आगे वाला का माता है, तो K जो है T की माता है, ये जो K है वो T की क्या है? माता है, K की माता है। ठीक है, अब प्लस कहाँ पर है? सर प्लस यहाँ पर है। प्लस का मतलब क्या है? R Q की इकलौती संतान का पिता है, ये Y जो है K की इकलौती संतान, K की इकलौती संतान का पिता कौन है? Y है, ये
पिता। अब ये बताओ, ये इकलौती संतान ये हो गई, इनकी ये आप हो गई, ये आपकी मम्मी हो गई, तो मम्मी हो गई तो ये क्या बन जाएंगे, पापा बन जाएंगे, और ये इसमें विवाह का ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं परसेंटेज पर। देखो उल्टा दिया गया था इसलिए बता रहे हैं परसेंटेज का अर्थ क्या है, क्यू आर का पुत्र है, मतलब वाई जो है यू का पुत्र है। ये वाई जो है पुत्र किसका है, यू का पुत्र है। ठीक है, वाई का पुत्र है, यू का पुत्र है। अब यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या होता है, ये रहा डिवाइड। क्यू आर की बहन है, मतलब यू जो है आर की क्या है, बहन है, आर की बहन है। कह रहा है के यू से किस प्रकार संबंधित है, ये जो के है, के यू से किस प्रकार संबंधित है, के जो है यू की क्या लगेगी। तो ये मान लो आप हो, ये आपके पति हैं और पति की ये मम्मी हैं, तो आप उनकी क्या लगोगी, आप बोलोगे सर बहुरिया लगेंगे, हम तो बहू रानी लगेंगे। तो बहू रानी ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप गलती कहाँ करते, यहाँ गलती करते। देखो क्यू प्लस का अर्थ है आर क्यू की इकलौती संतान का पिता है। देखो आप क्यू आर ढूंढते, ये आर क्यू दे दिया, यहाँ पर क्यू आर दिया है, आर क्यू कह दिया, मतलब पहले हमें प्लस है, वाई को पहले लेना था, के को बाद में, बस यही गलती आप करते। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का, बेहतरीन लॉजिक बताएंगे, जिंदगी में दोबारा गलत हो जाए तब आके आप कहिएगा। देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में किशोर बाएं से 11वें स्थान पर तथा प्रतीक दाएं से 13वें स्थान पर है। जब वे परस्पर स्थान बदलते हैं तो किशोर बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे थे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की संख्या पूछ रहा है, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो इसमें एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, जब वे परस्पर स्थान बदलते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न में आएगा आपको एकदम शॉर्टकट मेथड लगाना है, लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट बाएं साइड से, एक राइट साइड से। अब देखो किशोर बाएं से 11वें स्थान पर है, लेफ्ट है, लेफ्ट से वो 11 स्थान पर है। प्रतीक दाएं से 13वें स्थान पर है, प्रतीक दाहिना है ना, दाहिने स्थान से वो किस नंबर पे है, 13वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदलते हैं तो किशोर बाएं से 15वें स्थान पर, बायां यही है, बायां से वो किस नंबर पे आ जाता है, 15वें स्थान पर आ जाता है। तो पूछ रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इनका ले लेना है डिफरेंस। 11 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। तो वही 4 आप इस 13 में जोड़ दो, तो 13 में 4 जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब आपको निकालना है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। जब भी पूछेगा कुल व्यक्तियों की संख्या तो आप ऐसे क्रॉस में किसी दो संख्या को ऐड करके -1 कर दो। अगर हम 11 में 17 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी 27। 27 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल का जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा और आपने सवाल को सॉल्व करने का तरीका भी बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न या तो यूपीएसआई में ज़्यादा पूछा जाता है या तो ग्रुप डी या रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कुछ नहीं है। इस सवाल में देखो कह रहा है कि निम्न संख्या क्रम में कितनी बार एक विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आई है। तो आपको विषम और सम संख्या का पता होना चाहिए। विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या, सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो चलो हम सर विषम संख्या पहले ढूंढते हैं। तो विषम संख्या ये रही, विषम संख्या ये रही, विषम संख्या 9 हो गई, विषम संख्या 7 हो गई, विषम संख्या 9 हो गई, 9 हो गई, 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका इधर क्या मिला, 9 मिल गया, 5 मिल गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया, 9 मिल गया। अब क्या कर रहा है, विषम संख्या के ठीक बाद एक सम संख्या आई है। तो देखो यहाँ पर आया है 8 आया, एक बार आया 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी आया है 5, यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या आ गया। 5 बार हो गया, ये हो गया आपका 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, 8 बार हो गया, 8 बार हो गया। एक कहीं पर देखो कितनी बार आया, आप देखो ये मिला 1 बार हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखो 5 हो गया, ये यहाँ पर मिला 6 मिल गया, ये मिल गया 7, ये मिल गया 8, ये मिल गया आपका 9। अब कितनी बार मिला है? 9 बार मिला है। कि विषम संख्या के बाद सम संख्या कितनी बार आई है? 9 बार आई है। तो 9 ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीखा होगा। चलिए आज का लास्ट सबसे क्वेश्चन और सबसे फेवरेट क्वेश्चन आप सभी लोगों का, क्योंकि यही प्रश्न ऐसा है डियर फ्रेंड्स जो अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग खोल के रख देता है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। मेरी 2 बातें स्टार बना के आप लिखिएगा, पहले और ज़रूरी बात, पहली बात, दूसरी बात। ये मेरी बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर जाके आप मिसिंग नंबर का क्वेश्चन लगाइएगा, आपसे 100% बनेगा। बात क्या है सर? देखो, जिधर को सबसे बड़ी संख्या दी जाएगी सवाल को उसी दिशा में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जिधर को सबसे बड़ी संख्या दी जाएगी सवाल को उसी दिशा में सॉल्व करना है। दूसरी बात क्या है सर? जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम जरूर चेक करते हैं। ये 2 बातें आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके काम आएंगी, ठीक है। चलिए सर, तो अब ढूंढते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या। इस रो में देखते हैं 7, 11, 13, 8, 12, 9, 11, 265, 113, 265 क्वेश्चन मार्क। बड़ी संख्या तो सर यहाँ पर दिखाई दी, बड़ी संख्या तो यहाँ पर। जब भी नीचे बड़ी संख्या दिखाई देगी तो इसका मतलब है सवाल को हमें ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है, ठीक है। अब 7 और 8 से हमें 113 बनाना है। तो बात आपकी समझ आई मेरी कि नहीं? सर 7 और 8 से 113 बनाना है। 7 छोटी संख्या, 8 छोटी संख्या, 7 और 8 से हमें बनाना है 113। तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 अठे कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 113 अभी दूर है तो हम क्या करेंगे सर? स्क्वायर करते हैं। देखो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 सताम कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 अठाम 64 हो जाएगा। अगर 49 में 64 को हम ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 113 हो जाएगी। उसने 113 लिखा है। चलो सर वही लॉजिक, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा? 121, 12 ग्राम में 144 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा हमारा? 265 हो जाएगा। सर उसने 265 ही लिखा है, मतलब क्या करना है कि 14 का स्क्वायर करना है और 9 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 में कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 196 में अगर हम 81 को ऐड करेंगे तो 277 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 277 होगी और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने पूरे के पूरे सेशन के सवालों को बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सभी लोग तुरंत के तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा क्या मेरी मेहनत आपको समझ में आई है या नहीं आई है। बहुत ही शिद्दत से हमने आपको एक एक छोटी से छोटी बात को समझाने का प्रयास किया है डियर फ्रेंड्स, कि मेरा एक भी भाई या बहन क्लास से ये ना कह पाए कि सर हमें समझ में नहीं आया है। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और डेली के रात 8:45 पर यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम फिर से शुरू किए हैं। 30 दिन में आपका रीजनिंग एकदम जीरो से आपको हीरो बनाकर छोड़ेंगे। बस डेली के रात 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिएगा। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।